फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं झांसी स्पेस म्यूज़ियम। तो मैं आपको आगे की व्यूज़ दिखाऊंगी, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं क्यूट म्यूज़ियम में। ये देखिए, मैंने अपनी गुड़िया को भी तैयार कर लिया है और वो आइसक्रीम खा रही है। बहुत जिद कर रही थी, इसलिए बगल में मॉल है तो वहाँ से मुझे दिलानी पड़ी, और दादा को मना कर रही है कि मैं नहीं दूँगी। उसके बाद देखिए, इसके डैडी भी तैयार हैं। हम लोग बैठ के गाड़ी में निकल गए। उसके बाद हम लोग पहुँचे रानी लक्ष्मीबाई पार्क, जिसके अंदर म्यूज़ियम बना है स्पेस। ये देखिए, आपको यहाँ आना है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने गाड़ी पार्क की और फिर हम लोग निकल गए अंदर स्पेस म्यूज़ियम की ओर। इसके बाद जो बगल में ये गेट बना है, ध्यानचंद स्टेडियम भी म्यूज़ियम बना है, उसके लिए भी एक। पर हम लोग स्पेस म्यूज़ियम गए थे, जो साइड से रास्ता है वहाँ से। ये देखिए, यहाँ कितनी सफाई है, और ये अभी नया बना है, और ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं अंदर से आपको इसके व्यू ज़रूर दिखाऊंगी। और वहाँ थोड़ा ज़्यादा शोर है, और उसकी जो वीडियो है मैंने थोड़ा फास्ट कर दी थी, क्योंकि वो बहुत लंबी हो रही थी। अगर आप लोगों को ज़्यादा फास्ट लगे तो आप लोग सेटिंग में जाके स्पीड में स्लो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, ये टिकट घर है। टिकट घर भी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। यहाँ से मेरे हस्बैंड ने लिए जाके टिकट। जब तक आप यहाँ का बाहर का व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये मेरे हस्बैंड ने 2 टिकट ले लिए, और उसके बाद यहाँ पे बाहर जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं, ताकि अंदर गंदा ना हो जाए। इसलिए फिर हम लोगों की हुई एंट्री। और आप देख ही सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा अंदर से ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आके ऐसा लगा कि हम लोग वाव, कहाँ आ गए। मतलब इतना ठंडा ठंडा, और इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली, आप देख सकते हैं बिल्कुल। बाकी आप वीडियो के एंजॉय ले सकते हैं। गुप्त वंश का शासन चला इस अद्भुत तरह से मुझे संबोधित नहीं करता है, जिसे विष्णु को क्या मार्गदर्शन तथा सबसे ज्यादा सत्य की खोज की होती है। मुझे कई खोजों का श्रेय है। मेरी इस असंख्य खोजों का चलो संस्कृति, उनकी भाषा एवं उनके मार्गदर्शन के लिए श्रेय है। मुझे फोनेमिक नंबर रोटेशन यानी ध्वनि अर्थात व्यंजन स्वर मोनोसिलेबल्स के मार्गदर्शन करता है, जिसका आप सभी उपयोग करेंगे। बाद में ब्रह्मगुप्त जैसे ज्ञानियों ने मेरे कार्य को गणित अर्थात मैथमेटिक्स, कालकुलस अर्थात कैलकुलेशन तथा गोलवर्ग अर्थात स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी में विभाजित कर दिया। मुझे शुद्ध गणित में पाई का मान निर्धारित करने के लिए जाना है। लैम्बर्ट के ऐसा करने से लगभग 1300 वर्ष पहले। इसके अलावा स्क्वायर अर्थात वर्ग और क्यूब रूट्स अर्थात घन, एंसीमेशन अर्थात क्षेत्रफल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अर्थात द्विघात समीकरण, साइन थ्योरम अर्थात ज्यामिति तथा और भी बहुत कुछ। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में मैंने सौर और चंद्र ग्रहणों पर गणना की, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री अर्थात समतल त्रिकोणमिति, स्फेरिकल ज्योमेट्री अर्थात गोलाकार ज्यामिति में किया। फिर हम लोग यहाँ से दूसरी एंट्री की। आप देख सकते हैं, ये दूसरा गेट है। यहाँ पे दूसरी वीडियो चली। ब्रह्मांड का अंग्रेजी नाम यूनिवर्स, लैटिन शब्द यूनिवर्सस से लिया गया है, जो कि अंतरिक्ष और समय से बना है, और इसमें मूलतः ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं एवं पदार्थ और ऊर्जा के अन्य सभी रूप शामिल हैं। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के निर्माण और विकास की सबसे स्वीकृत ब्रह्मांड संबंधी विवरणों में से एक है। ये थियरी बताती है कि अंतरिक्ष और समय लगभग 13.787 बिलियन वर्ष पहले एक साथ मिल गए थे। इसमें यह भी कहा गया है कि तब से ब्रह्मांड का विस्तार होता आ रहा है। हालांकि ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है, परंतु यूनिवर्स की इन्फ्लेशनरी इक्वेशन भी इशारा करती है कि ब्रह्मांड का न्यूनतम व्यास 23 लाख करोड़ प्रकाश वर्ष होना चाहिए। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना भी संभव है, जिसका व्यास आज के दिन लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। और हमारी बातों के बीच यानी इस क्षण वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के साथ शुरुआत से मौजूद ऊर्जा और पदार्थ कम घनी हो गए। एक शुरुआती त्वरित विस्तार अवधि के बाद, जिसे लगभग 10 की घात 32 सेकंड में इन्फ्लेशनरी इपॉक के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ। तब से इसका विस्तार जारी है। इसने पहले परमाणु उपकणों और सरल परमाणुओं को बनाने की अनुमति दी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में डार्क मैटर धीरे धीरे इकट्ठा होकर फिलामेंट्स और रिक्त स्थान की फोम जैसी संरचना बनाता है, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल बनते हैं। ये तत्व उन जगहों में चले गए जहां डार्क मैटर सबसे अधिक घना था। इस तरह पहली आकाशगंगा में सितारे और ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का निर्माण हुआ। प्रारंभिक गर्म और सघन अवस्था को प्लैंक इपॉक अर्थात प्लैंक युग के नाम से जाना जाता है। समय की एक ऐसी संक्षिप्त अवधि जो शून्य समय से एक प्लैंक समय की इकाई तक फैली हुई है, जो लगभग 43 की घात 10 सेकंड है। प्लैंक इपॉक के बाद अंतरिक्ष का अपने वर्तमान पैमाने पर विस्तार हो रहा है। यह विस्तार हमारी अपनी समझ से अलग था। अंतरिक्ष में वस्तुएं भौतिक रूप से नहीं हो रही, बल्कि समय को परिभाषा देने वाला मैट्रिक ही बदल गया। आकार के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा घनत्व में लगभग 47,000 वर्षों में पदार्थ की ऊर्जा घनत्व फोटॉन और न्यूट्रिनो से अधिक हो गई है। और इस तरह ब्रह्मांड के व्यवहार को प्रभावित कर रेडिएशन डोमिनेटेड अर्थात विकिरण प्रधान युग के अंत और पदार्थ प्रधान युग के प्रारंभ को चिन्हित किया। गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर पदार्थ ने बड़ी गैस के बादल बनाए, जिनसे तारे और आकाशगंगाएं पैदा हुई। ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय ऊर्जा भी मौजूद है, जिसका घनत्व अजीब तरह से समय के साथ नहीं बदलता। लगभग 9.8 अरब वर्षों के बाद ब्रह्मांड अंततः इतना विस्तारित हो गया था कि जिसके पदार्थ का घनत्व डार्क एनर्जी के घनत्व से कम हो गया। इससे वर्तमान में अंधकार ऊर्जा प्रधान युग की शुरुआत हुई। संयोग से डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। वापस निकलना है कि यहाँ रुकना है? भारत के आसमान को करीब से झांकने की तैयारी हो रही है। इस सपने को साकार करने के लिए महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई समेत कई नामचीन चेहरे एक ऐसे संस्थान को खड़ा करने लगे जो जमीन पर बैठकर आसमान की खबर तक पहुंचा सकता था। और इसी कड़ी में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 15 अगस्त 1969 को हकीकत के धरातल पर उतरी। जितना रोचक इसकी स्थापना का प्रसंग है, उतना ही इसकी शुरुआत की कहानी दिलचस्प। इन तस्वीरों को देखिए। प्रक्षेपण के लिए तब छोटे रॉकेट के कलपुर से बैलगाड़ी और साइकिल तक से खोए गए थे। 54 साल बाद बीते दिनों चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण ने इसरो की उपलब्धियों में एक नहीं बल्कि 4 चांद लगा दिए। सारी दुनिया भारत की इस अंतरिक्ष एजेंसी का न सिर्फ लोहा मान रही है, बल्कि दुनिया की प्रमुख 5 स्पेस एजेंसियों में इसका नाम शुमार हो चुका है। आखिर इसरो का अब तक का कैसा रहा है सफर? कितनी चुनौतियों का सामना कर वो आज इस मंजिल तक पहुंची है? चलिए डालते हैं एक नजर उसकी अब तक की यात्रा पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आज जिस मुकाम पर है, इसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत 1920 के दशक में ही हो गई थी। दो महान वैज्ञानिकों होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई ने कई सारे प्रयोग करके अंतरिक्ष अनुसंधानों का निर्माण किया। अपनी सोच और समझ में इसरो के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
सन 1969 में इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को ही तत्कालीन रूप से इसरो का नाम दे दिया गया। इसरो का मुख्य कार्य वैसे तो अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाले व्हीकल सिस्टम और साउंडिंग रॉकेट के संपूर्ण डिजाइन बनाना, उसका विकास और उन्हें ठीक तरह से अंतरिक्ष में लॉन्च करने का है। लेकिन इसरो समय समय पर संचार उपग्रहों को भी डिजाइन कर उन्हें अंतरिक्ष में भेजता रहा है। यदि आज के समय तक इसरो की कामयाबी के बारे में बात की जाए तो इसरो द्वारा सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किए गए। इसरो ने केवल भारत के लिए ही यान लॉन्च नहीं किए, बल्कि इनमें से अधिकतर यान विदेशों के लिए लॉन्च किए गए। भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इसरो ने अब तक पूरे भारत में अपने 20 महत्वपूर्ण सेंटर स्थापित किए। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग भारतीय अनुसंधान के केंद्र बनाए गए। इधर खड़े हो बीच में। जिसमें कि हम सभी का नाम भी नहीं ले पाएंगे। सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अंतरंग संबंध में रहती हैं और बनती रहती हैं। हर एक अपने अस्तित्व और प्रसार के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। अरबों वर्षों में हमारी पृथ्वी विस्तार करते रहने वाले ब्रह्मांड में लड़खड़ाते हुए उस पर संपूर्ण जीवन के लिए एक जीवंत अंतरिक्ष यान बन गई है। इस अंतरिक्ष यान के 2/3 हिस्से पानी में ढके हुए हैं और इसीलिए इस ग्रह को उसका नीला रंग है। यहाँ पर जीवन की प्रथम रूप दिखाई दी। समुद्र के सबसे गहरे बिंदुओं से जीवन भूमि और सबसे ऊंचे पहाड़ों की ओर चला गया। पृथ्वी की गहराई में इसकी गर्म मैंटल और फिर बाहरी और आंतरिक कोर स्थित है। वहां का तापमान लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है, जो सूर्य की सतह के तापमान के लगभग बराबर है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आंतरिक कोर की सीमा पर तरल बाहरी कोर के आंतरिक भाग शीतलन के कारण प्रति अरब वर्ष लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा और ठोस हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी कोर में निर्मित कन्वेक्शन करंट्स अर्थात हमारे ग्रह की चुंबकीय फील्ड्स का निर्माण करते हैं। ये हमारे ग्रह के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र ही है, जो हानिकारक विद्युत चुंबकीय विकिरणों को करने से रोकती है। कल्पना कीजिए, ये देखो कितना सुंदर है। मात्र एक दिन के लिए भी ये मैग्नेटिक फील्ड्स न होती तो सारा का सारा जीवन नष्ट हो गया होता। वाओ, अरे वाओ, वाओ। महासागरीय धाराएं समुद्री जल की निरंतर निर्देशित गति है, जो उस पर कार्य करने वाली कई शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती है, जिसमें हवा, तापमान, ठोकती लहरें, गहराई की रूपरेखा और तटरेखाएं, साथ ही अन्य धाराओं की दिशा और ताकत के साथ इसका इंटरैक्शन शामिल है। ये समुद्री धाराएं ही हैं जो वैश्विक कन्वेयर बेल्ट बनाती हैं और उन क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती हैं जहां से यात्रा करती हैं। धरती माँ ने अपने ऊपर जीवन को पनपने देने के लिए अरबों वर्षों में स्वयं को विकसित किया। उसने ये सुनिश्चित तत्वों के साथ बेहतरीन संतुलन बनाया। वेरी गुड। ये लास्ट वाला पार्ट है। यहाँ पे चेयर मेरी फोल्डिंग वाली, तुम लोग ने यार लेट के वीडियो देखी। ब्रह्मांड की विशालता और विभिन्न खंडों से होकर अपनी यात्रा के बाद जैसे ही हम खुद को अंतरिक्ष केंद्र की इस अद्भुत डोम गैलरी में पाते हैं, आइए हम अपने ब्रह्मांड के सबसे दूर तक की यात्रा पर चलें। आइए ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में हम स्वयं अपने आप को जरा देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या हैं। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने नीले ग्रह की गर्मी और अपनी पृथ्वी की वायुमंडल की सुरक्षा को पीछे छोड़ के ऊपर उठते जा रहे हैं, हम खुद को खोजने के लिए अंतरिक्ष की दुर्गम ठंडक के माध्यम से यात्रा करें। हम नए अन्वेषक बनने जा रहे हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने और अपने भीतर खुद को खोजने का साहस दिया है। अब हम ये यात्रा शुरू करने वाले हैं। अपनी सीट पर बैठे रहें। ये यात्रा कभी कभार ऊबड़ खाबड़ भी हो सकती है, लेकिन इस स्टारशिप पर आपके कप्तान के रूप में मैं आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ वापस लाने का वादा करता हूँ। अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू करने से पहले आइए हम अपने सौर मंडल पर प्रकाश डालें। सूर्य से शुरू होने वाले 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। एक समय 9 ग्रह समझे जाने वाले प्लूटो को अब हमारी ग्रह श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाता है। वास्तव में सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा पूर्ण वृत्त में नहीं, बल्कि एक अंडाकार कक्षा में होती है। उदाहरण के लिए इस अंडाकार कक्षा का अर्थ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूरे वर्षों तक रहती है। सबसे निकटतम बिंदु को पेरिहेलियम कहा जाता है और सबसे दूर का बिंदु एथेरियम है। सूर्य के निकट पहुंचकर हम पृथ्वी पर समस्त अस्तित्व को कायम रखने वाली इस असीम जीवन शक्ति से भेंट करते हैं। सूर्य के निकट लगभग 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर पहुंचने पर हमें एक खगोलीय ऊर्जा का सामना करना पड़ता है। वहां पर सौर ज्वालाओं का नजारा होता है, जो कभी कभी बहुत उल्लेखनीय ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, जिनका तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। सौर मंडल में हमारा प्रारंभिक गंतव्य बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम यह ग्रह एक चट्टानी वायुहीन दुनिया है, जहां तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं, जहां दिन लगभग 447 डिग्री सेल्सियस पर झुलस सकते हैं, वहीं रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बुध की सतह टकराव से बनने वाले गड्ढों से सजी हुई है,
और ये पृथ्वी के लगभग 28 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है। इससे आगे बढ़ते हुए शुक्र अपनी मनमोहक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन सावधान है, यहाँ का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो कि इसकी सूर्य से दूर होने के बावजूद बुध से भी अधिक गर्म है। हमारे ज्ञात ब्रह्मांड के सबसे सुदूर क्षेत्रों में जाने से पहले आइए कुछ क्षण के लिए अपने निवास ग्रह पृथ्वी पर टकटकी लगाकर नजर आए, जहां हम जो कुछ भी प्यार करते हैं, अपना मानते हैं और संजोते हैं, वो हमारी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है। हमारे प्रिय चंद्रमा की उड़ान बढ़ते हैं, जो कि किंवदंती और कहानियों में एक खगोलीय प्रेरणा की तरह है। इसकी मनमोहक सुंदरता, जो अक्सर काव्यात्मक होती है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के रूप में इसके वैज्ञानिक महत्व को छुपाती है। चंद्रमा, जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, समुद्री ज्वार को प्रभावित करता है, पृथ्वी की घूर्णन को स्थिर करता है। जैसे ही हम अपने निकटतम पड़ोसी मंगल ग्रह को पार करेंगे, क्षुद्र ग्रह बेल्ट से गुजरने के लिए तैयार हो जाए। हमारे सबसे निकटतम है मार्स, सूर्य से चौथा और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह। ये केवल बुध से बड़ा है। मार्स को रोमन युद्ध के देवता का नाम दिया गया है और संस्कृत में इसे मंगल कहा जाता था। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये आकर्षक लाल रंग इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के प्रभाव के कारण होता है। मंगल भी विरल वातावरण वाला एक स्थलीय ग्रह है। इसकी सतह पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, गड्ढे, घाटियां, टीले और यहाँ तक कि ध्रुवीय बर्फ की टोपियां भी मौजूद हैं। अरे हमारे साथी यात्रियों, बिल्कुल भी चिंता न करें, आप सभी सुरक्षित रहेंगे। बस इन दिशाहीन क्षुद्र ग्रह से कुछ छोटी मोटी टक्करें होंगी। पूर्ण रूप से निश्चित रहिए कि आपका अंतरिक्ष यान उन सभी को, मेरा मतलब है कि लगभग सभी को संभालने में सक्षम है। जैसे ही हम बृहस्पति के चारों ओर उड़ते हैं, जो सूर्य से 5वां ग्रह है और जो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है, इस विशाल ग्रह का वजन इस सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल वजन से 2.5 गुना से भी अधिक है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम इसके विशाल गुरुत्वाकर्षण बल में न फंस जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल भी सुखद अनुभव नहीं होगा, है ना? अभी आप जो देख रहे हैं वो जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट है। ये एक विशाल तूफान है जो 17वीं शताब्दी में दूरबीनों द्वारा खोजे जाने के समय से चल रहा है। हम इसमें बिल्कुल फंसना नहीं चाहेंगे, है ना? हमने बृहस्पति के कई अज्ञात और अब तक ज्ञात लगभग 80 चंद्रमाओं में से कुछ को पार कर लिया है। प्राचीन काल से मनुष्य रात के आकाश में बृहस्पति को देखता आ रहा है और उसने इसका नाम रोमन देवता के नाम पर रखा है। संस्कृत में हमारे ग्रंथों ने हजारों वर्षों से इस ग्रह की पहचान की है और इसे बृहस्पति कहा है। क्या आप जानते हैं, प्रयागराज में प्रसिद्ध कुंभ मेला जो हर 12 साल में होता है, वास्तव में सूर्य के चारों ओर बृहस्पति की यात्रा की समय रेखा का अनुसरण करता है। बृहस्पति अपनी एक परिक्रमा सूर्य के चारों ओर 12 वर्षों में पूरी करता है और इसी की स्मृति में कुंभ मेला हर 12 वर्षों में होता है। आइए हम अपने सौर मंडल के सबसे शानदार दृश्यों में से एक की ओर आगे बढ़ें। शनि ग्रह, सैटर्न, हमारे सौर मंडल के सबसे शानदार ग्रहों में से एक, पृथ्वी से 1.4 अरब किलोमीटर की विशाल दूरी पर है। अपनी कक्षा में निकटतम दूरी पर भी ये अभी भी हमारी पृथ्वी से लगभग 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये सूर्य से छठा ग्रह है और हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। ये एक गैस जॉइंट भी है जिसकी औसत त्रिज्या हमारी पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना ज्यादा है। ये शनि ग्रह को हमारी पृथ्वी से लगभग 95 गुना अधिक विशाल बनाता है। अब हम आश्चर्य से देखते हुए इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता रिंग सिस्टम को पार करते हैं। ये रिंग सिस्टम बर्फ के कणों और छोटे चट्टानी मलबे और धूल से शनि की कक्षा में जाने वाले सभी 83 चंद्रमाओं में से हम आधिकारिक तौर पर केवल 53 का ही नामकरण कर पाए। जैसे जैसे हम अपनी अंतरिक्ष यात्रा में तेजी लाते जा रहे हैं, हम अपने सौर मंडल के अगले 3 ग्रहों को पार करते हैं। हम यूरेनस के ऊपर से गुजरते हुए बाहरी ग्रह नेपच्यून और अंत में प्लूटो से आगे बढ़ते हैं। सूर्य अब प्रकाश के छोटे से ग्रह के अलावा और कुछ भी नहीं है और हमारी पृथ्वी अब दिख भी नहीं रही। हम अपनी पृथ्वी से 7 अरब किलोमीटर से अधिक दूरी पार कर चुके हैं। जैसे ही हम कुछ बेल्ट में कदम रखते हैं, हमें शनि के समान एक बर्फीला घेरा दिखाई देता है, लेकिन 20 गुना चौड़ा और कुछ स्थानों पर 200 गुना भारी है। अब हम पृथ्वी से 10 अरब किलोमीटर से अधिक दूरी पर इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में हैं। जैसे जैसे हम तेज गति से आगे बढ़ते हैं, हम 100 अरब किलोमीटर दूर एरिस और सेना नाम के बौद्ध ग्रहों से गुजरते हैं। परंतु हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। हमने तो अभी तक अपने विशाल ब्रह्मांड की सतह को खरोंचा नहीं है। अब हम ऊंट बादलों के माध्यम से 1 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा अब मैं आप सभी को इस ब्रह्मांड को इस यात्रा के रूप में अपने विचारों में अनुभव करने दूंगा, जब आप खुद को इस अविश्वसनीय विशालता के साथ एक महसूस करेंगे। अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा को जारी रखते हुए हमारा सामना प्रोसियोन, जिसे अल्फा कैरिस माइनोरिस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, हमारा सामना कैपेला से होता है, जो ओरिगा तारामंडल में एक प्रमुख तारा प्रणाली है। आगे बढ़ते हुए हम प्लीड्स क्लस्टर के पास पहुंचते हैं, जो वृषभ यानी टॉरस तारामंडल में एक आश्चर्यजनक खुला तारा समूह है। इसे 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लीड्स ब्रह्मांडीय सुंदरता और खगोलीय महत्वता को प्रदर्शित करता है। ओरायन तारामंडल में मौजूद एक मनोरम तारकीय नर्सरी, गैस और धूल का ये विशाल बादल लगभग 24 प्रकाश वर्ष दूरी तक फैला हुआ है और ये नए सितारों के जन्मस्थान के रूप में कार्य करता है। हम धर्म यानी सजिटेरियस समूह का सामना करते हैं, जिसे मेसियर 22 के रूप में भी जाना जाता है।
जो धनु यानी सैजिटेरियस तारामंडल में एक गोलाकार तारा समूह है और इसे ज्योतिषीय प्रतीकवाद में अन्वेषण और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे को पीछे छोड़ते हुए एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे M31 के नाम से भी जाना जाता है, जो इसे मिल्की वे आकाशगंगा की सबसे निकटतम स्पाइरल आकाशगंगा बनाता है। क्या आप जानते हैं एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से भी बड़ी है? अब इन खगोलीय चमत्कारों, ब्लैक होल, तारकीय संस्थाओं को देखें, जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तीव्र है कि इनसे कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी बच नहीं पाता है। इसकी पृष्ठभूमि में स्थित तारों की विकृति इसके अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले समय के फैलाव से उत्पन्न होती है। सुरक्षित दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका अत्यंत शक्तिशाली बल हमारे अंतरिक्ष जहाज को उनके गुरुत्वाकर्षण रसातल में खींच ले जाने का खतरा पैदा करता है। इससे पहले कि हम पृथ्वी पर वापस लंबी यात्रा करें, मैं आप सभी से कुछ देर के लिए यहाँ रुकने का अनुरोध करता हूँ। हम उस घर से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। एक पृथ्वी वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये 10 ट्रिलियन किलोमीटर की भारी भरकम दूरी है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी हो सकती है? यहाँ से हमारी पृथ्वी दिखाई भी नहीं देगी। यदि हम पृथ्वी की ओर प्रकाश की एक किरण छोड़ें तो उसे घर तक पहुंचने में 10 अरब वर्ष लगेंगे। हम जिसे अपना घर कहते हैं, जिसके लिए हम लड़ते हैं, युद्ध और तबाही मचाते हैं, जिस पर शासन करने के लिए हम अपने परमाणु हथियारों को अपने अपने भंडारों में भरे जा रहे हैं, वो यहाँ की धूल के एक छोटे से कण के अलावा और कुछ है भी नहीं। ब्रह्मांड की इस पूरी योजना में, यहाँ तक कि जहाँ अभी हम खड़े हैं, हमारे सभी छोटे मोटे झगड़ों का कोई मतलब ही नहीं करता है ना? आइए अब हम अपने घर पृथ्वी पर वापसी की अपनी लंबी यात्रा शुरू करें। ब्रह्मांडीय बाधाओं से बड़ी तेजी से बढ़ते हुए हम अपने आप को प्रकाश की गति से भी तेज गति से आगे बढ़ाते हैं और अपने ज्ञात ब्रह्मांड के किनारे पर स्थित अज्ञात क्षेत्रों की ओर एक असाधारण यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये अभियान उन असंख्य रहस्यों और संभावनाओं को उजागर करता है जो हमारी वर्तमान समझ से परे इस विशाल ब्रह्मांडीय चादर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब जब हम अपनी दिव्य यात्रा समाप्त कर रहे हैं और अपने प्रिय ग्रह पर लौटते हैं, तो हमेशा याद रखें कि पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है। इसे संजोएं और इसकी रक्षा करें, क्योंकि हमारे कार्य इसके भाग्य को आकार देते हैं। यदि हम अपने स्वयं के कार्यों से अपनी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारे पास दोष देने के लिए कोई नहीं होगा और न ही हम कहीं और जा पाएंगे। धरती माता से प्यार करें और उसका पालन पोषण करें, क्योंकि वो इस विशाल दुर्गम ब्रह्मांडीय चादर में हमारा भरण पोषण और पालन पोषण करती है। अब शो ख़त्म हो गया है तो हम लोग जा रहे हैं बाहर। ये है एग्जिट वाला गेट, यहाँ से हम लोग बाहर निकल गए और फिर उसके बाद निकले घर के लिए। अब हम लोग बाहर आ गए और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी एक बार ज़रूर आइए और ट्राई कीजिए और बहुत मज़ा आता है। आप देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।